आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, इम्तिहान या अदम एतमाद, कौन कहां खड़ा है? यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अदम एतमाद की बुनियाद कैसे हो सकती है? अजब करप्शन, गजब कहानी, खिलाड़ियों पर क्यों है मेहरबानी? फिर IMF का पैकेज क्या बदल पाएगा मईशत का स्केच? और कराची का सियासी अखाड़ा, जीत के लिए कौन ले रहा है असलहे का सहारा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सब हार गए, फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन में टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ना एहतजाज काम आया और ना ही धमकी ने असर दिखाया। वजीर आजम इमरान खान ने फैसला सुना दिया है कि सिंध से फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो ही सेनेट के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास समेत दीगर तमाम सियासी सरगर्मियां तर्क करके बनी गाला में PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया, जहां सेनेट इंतखाबात के हवाले से PTI अरकान के तहफुजात पर गौर किया गया। इजलास में पार्लिमानी बोर्ड ने फैसल वाडा और सैफुल्ला को दिया हुआ टिकट बरकरार रखने जबकि नजीबुल्लाह से टिकट वापस लेने का फैसला किया है। PTI सेंट्रल सिंध की जानिब से फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो की नामजदगी पर एतराजात उठाए गए थे, मगर सवाल यह है कि नजरियाती कारकुनान को पसंद कर फैसल वाडा को सेनेट उम्मीदवार बनाकर मैदान में किसकी ख्वाहिश पर उतारा गया है? इस सवाल का जवाब गुज़श्ता रोज असद उमर ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से बात करते हुए दिया। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। उनका एतराज़ जो है वो समझ में आने वाला एतराज़ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक MNA है, सिटिंग MNA है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वाडा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है। और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएं, और पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं, पार्टी में वफाकी वजीर हैं, तो उनकी तरजीह का ख्याल रखते हुए फैसला किया गया। असद उमर कह रहे हैं कि फैसल वाडा को सेनेट टिकट उनकी अपनी ख्वाहिश पर जारी किया गया है, मगर सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ में किसकी राय मुकद्दम और किसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। इसी बहस में खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया और खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरज शहजादी ने सेनेट की नशस्त के लिए PTI की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। फरज शहजादी ने पंजाब से खवातीन की मखसूस नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनकी तायद कुनिंदगान में सरदार आसिफ नकई और हाफिज मुमताज शामिल हैं। फरज शहजादी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के करीबी दोस्त एहसन जमील की अहलिया हैं। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने इस खबर की तरदीद करते हुए ट्वीट की कि सेनेट में पंजाब से खवातीन की इकलौती नशस्त तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका को पहले ही जारी हो चुकी है। फरा बीबी का हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, वो बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कई सालों से जमात में एक्टिव हैं। उन्होंने सेनेट के लिए कागजात जमा कराए हैं, जो उनका हक है, वो पार्टी की कैंडिडेट हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक तजावीज़ तलब कर ली हैं। दौरान सभा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी यही सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन बताए कि इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस कैसे रोकेंगे। इलेक्शन एक्ट में किसी भी करप्ट प्रैक्टिस से मुताल्लिक वाज़ेह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के तहत तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले और बाद में शिकायत पर कार्रवाई की जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप बात की गहराई को समझ नहीं रहा है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अदालत को तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। इंतखाबात से करप्शन को खत्म करने का तरीकाकार एक्ट में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है और उनकी बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने शायद हमारा कल का हुक्म समझने की कोशिश नहीं की, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है। इस मौके पर समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने बोलना चाहा, जिस पर अदालत ने उन्हें रोकते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जवाब दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। साथ ही जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर वोट देने पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को मजबूत किया है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बैलेट पेपर पर वोटर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वोटर के बारे में मालूम करना भी है तो आईनी तरमीम की जाए। हमने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक बहुत गौर व खौज किया है। उनकी बात पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि क्या आपके इकदामात इंतखाबी अमल से करप्शन रोक सकते हैं? क्या आपके अभी तक किए गए इकदामात काफ़ी हैं? साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या वोट डालने के बाद वोट को हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है? इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है।
काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट डालने के बाद खुफिया नहीं हो सकता है। तवील समात के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने वीडियो स्कैंडल पर रिमार्क्स देते हुए यह मिसरा पढ़ा कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, और सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी सेनेटर को नाअहल किया है, क्या गुज़श्ता इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की शिकायत नहीं थी। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रम में ज़िमनी इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस पर नोटिस लिया। कल सियासी जमात के जलसे में अरकान असेंबली की शिरकत का भी नोटिस लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हर उम्मीदवार को अलग बैंक अकाउंट खोलने का कहा है। उम्मीदवार की अहलियत जानने के लिए नैब, FIA और दीगर इदारों से डेटा लेंगे। नादरा और स्टेट बैंक FBR से भी उम्मीदवारों के कवायफ लेंगे। उनके जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सिर्फ दफ्तर में बैठकर काम नहीं करना, आप कोई सरकारी इदारा नहीं। अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आपके नजदीक खुफिया राय शुमारी क्या होती है, जिसके जवाब में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि खुफिया वोट वो है जिसके डालने वाले को इल्म ना हो। उस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि कानून में बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के अमल को खुफिया रखने का कहा गया है। आज इसी हवाले से नायब सदर मुस्लिम लीग नून शरीफ ने एक ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ECP किसी चीज पर किसी तरह दोबारा गौर कर सकती है जो आइन में शामिल है। किस तरह ऐसा हो सकता है? अगर इसमें आईनी तरमीम की जरूरत हो तो इसके करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे तासुर जाए कि किसी के कहने पर आइन को मसख करने की कोशिश की गई है। अब ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के इस बयान को अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया है और इसका रद्द-ए-अमल भी दिया है। गिल क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सजा याफ्ता मुजरमा ने मुल्क की आला तरीन अदालत को ये डिक्टेट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि उन्होंने जो वो एक पिटिशन सुन रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, उसमें उन्होंने फैसला कैसे करना है। मोहतरमा को ये बात समझ आनी चाहिए कि मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसे ना कोई डिक्टेट कर सकता और ना फैसला आने से पहले बता सकता है कि आपने वो फैसले कैसे करने हैं। इस वक्त मुमताज माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत हो रही है ओपन बैलेट से मुताल्लिक, और सेनेट इंतखाबात की भी काफी गर्मा गर्मी है, कुछ गहमा गहमी दिखाई दे रही है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज अदालत ने तलब किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत सारे सवालात किए गए हैं। अब बताइएगा, इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 226 का मामला है, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या दायरा कार है और इलेक्शन कमीशन कैसे हेल्प कर सकता है? सर देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि बहुत से ऐसे शवाहिद आए हैं जिससे जाहिर होता है कि सेनेट में के इलेक्शन में काफ़ी घपले होते हैं, पैसे ट्रांसफर होते हैं, वीडियोज आई हैं। ये नेचुरली जजेस को भी पता चलता है इन चीज़ों का। तो अब इस सूरत में उनको मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको ये पता है कि वो आइन में तो कोई तब्दीली नहीं कर सकते। यानी आइन में तो लिखा हुआ है कि वो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वो ये चाहते हैं कोई मिडिल वे कोई ऐसा निकले जहाँ पे कि इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट से हो और करप्शन के चांसेस को भी रोका जाए। इस नज़रिए से मेरे ख्याल में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे पूछताछ की कि क्या आप कुछ कर सकते हैं ये इसके मामले में जो करप्शन होती है, जो पैसे ट्रांसफर होते हैं लोगों को। तो इस वजह से उन्होंने बुलाया। लेकिन ये सब ये प्रोबिंग है। जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो आमतौर से लोग ये तस्वर लेते हैं कि भाई प्रोबिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं, फैसला बाद में आता है। तो ये जो स्टेज है वो प्रोबिंग का स्टेज है, जहाँ वो देख रहे हैं कि क्या। अच्छा देखिए शाइक उस्मानी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट इट। आर्टिकल 226 के अंदर अगर कोई तरमीम करनी है, कोई अमेंडमेंट है, कोई एडिशन या डिलीशन है, तो उसके लिए पार्लियामान का फॉरम है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बआसानी उसको किया जा सकता है। आपके ख्याल में आर्टिकल 226 में उसको पार्लियामान में ले किए बगैर कोई दरमियानी राह निकाली जा सकती है? नहीं, कोई दरमियानी राह नहीं निकाली जा सकती। जो आइन में जो लिखा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकती। सिर्फ एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की उसको चेंज कर सकती है और कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी लिख सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए कि ठीक है इलेक्शन तो सीक्रेट बैलेट से होंगे क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई आप जो ये बेमानियाँ चोरियाँ होती हैं
उसके मुतालिक कुछ कार्रवाई कर सके, इस किस्म की कोई बात कर सकते हैं। यानी लेकिन इलेक्शन तो बहसूरत जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अच्छा, ये तय है कि बाहर सूरत सीक्रेट बैलेट से होंगे, अदरवाइज क्योंकि उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और वो तो पार्लियामान के अंदर होगी। अब ये बताइएगा सर कि जो सीक्रेट बैलेट से अगर होंगे तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो कर सकता है वो तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है कि जो ज़ाब्ता अखलाक तय किया जाता है इंतखाबात से मुताल्लिक, उसमें उस ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी के लिए इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले कर सकता है। लेकिन कतन आर्टिकल 226 के अंदर को अमेंडमेंट को दरमियानी राह निकालने से इसका कोई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है वो अब कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं और ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर, मर्जी या मंशा के ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो आ सकता है। तो उससे पहले क्या ये भी तौहीन अदालत की मुतरादिफ है जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त फोर्स कर रही? नहीं, देखिए, तौहीन अदालत की तो बात नहीं यहाँ पे तो वो सियासी बयान है, और वो चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं और सियासी बयान लोग कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं कि अगर कोई केस हियरिंग पे हो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई किसी को कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि अक्सर ये ऐसा होता रहा है, वो लोग बयानात दे रहे हैं इस किस्म के, जिससे जाहिर होता है कि वो तौहीन अदालत है। लेकिन मेरे ख्याल में उसको तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं लाया जा सकता। वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन की एक्सप्रेशन है कि फ्रस्ट्रेशन उनको है कि शायद कुछ ना ऐसा हो जाए कि जो वो चाहते हैं वो हो। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, वो बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर सकती। जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक इलेक्शन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक कुछ नहीं कर सकती। ये जरूर कर सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे सकती है कि आप इसमें इनको अगर कोई शिकायत करे तो आप इंक्वायरी कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वफाकी दारुल हुकूमत से पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगी भी पीटीआई के लिए दर्द सर बनी हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी व मुकाबला हफीज शेख। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नामजदगी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर चुकी है। इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नामजदगी को, और वो ये कह रहे हैं कि मुतादिद बार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल जा चुके हैं, तोशाखाना रेफरेंस उनके खिलाफ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। इस जवाब में कितनी ताकत दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है और चैलेंज कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की? देखिए, ये फरमाइशी सी पिटीशन होती है ना, महल्ले में शोशा के लिए जिस तरह काम नहीं होता, ये उसी तरह की एक एतराज है कि अब कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना है, एतराज कुछ तो करना है। पीटीआई और क्या करती? सवाल ये है कि गिलानी साहब के ऊपर क्या एतराज है। उनको अदालत ने कन्विक्ट किया और वन टाइम, उसके लिए 5 साल गुजर चुके हैं, 5 से बल्कि ज्यादा साल, अब तो 7-8 साल गुजर चुके हैं। एक टर्म के लिए वो डिस्क्वालीफाइड थे, अब कानून उनको अलाउ कर रहा है। उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं। क्या किसी केस में कन्विक्शन हुई है? आंसर इज नो। तो ये अदालत भी, जो ट्रिब्यूनल होगा वो भी, जो सिक्योरिटी वाला होगा वो भी, इलेक्शन कमीशन वाला, वो सारे इसी पे फैसला देंगे कि इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब बेचारों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना। कायरा साहब, इससे ये गेज किया जा सकता है कि एक प्रेशर जरूर है, वो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एंट्री से, और वो प्रेशर पीडीएम के यहाँ भी है। यकीनन ये कांटेदार मुकाबला होगा। आपको विफाक से को तकरीबन 9 वोट तो चाहिए गिलानी साहब को कामयाब कराने के लिए। तो स्ट्रैटेजी क्या है पीडीएम की? क्या ये वोट निकाल पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत तो है नेशनल असेंबली के अंदर। देखिए, अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, उधारी की अक्सरियत है। उनके साथ अगर उनके अलाइज ना हो, जिनमें से एमकेएम का जो लीडर है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, और अभी 2-4 दिन पहले, कि हम इस हुकूमत के साथ क्यों बैठे हैं। दूसरी जो है वो जमात है PMLQ, वो बेचारे बांधे हुए बंदे बैठे हैं, वो इनके साथ नहीं है। तीसरे बहुत सारे और दोस्त भी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। गिलानी साहब और फिर खासतौर पर गिलानी साहब का जिस इलाके से ताल्लुक है, और गिलानी साहब ने जो नारा चैंपियन किया कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, और जनूबी पंजाब सूबे का जनूबी पंजाब महाज के नाम से एक महाज बना, जिससे लोगों ने इलेक्शन लड़ा इस स्लोगन पे, और जीतने के बाद उनको हुकूमत के साथ शामिल करा दिया गया। आज उन सब पे एक दबाव है, जहां हुकूमत के अपने अंदर, उनकी जमात के अंदर दबाव है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई का, बेरोजगारी का इस वक्त जो तूफान है,
उस तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है और लोगों को, जो मेंबर्स हैं, एमपी एमएनए हैं, उनको समझ है कि कल लोगों के पास वोट मांगने जाना है तो लोग तो हमें वोट नहीं देंगे। उसके नतीजे में वो हुकूमत से डिस्टेंस कर रहे हैं और वो डिस्टेंस बड़ा वाज़ेह तौर पे है, सूबों में भी है, मरकज में भी है। लेकिन सवाल ये है कि गिलानी साहब जो हैं उनको बहुत सारे लोग हुकूमत के अंदर से अपने प्रेशर की बदौलत और इनके एलाइज भी वोट दे सकते हैं और उसके नतीजे में अगर गिलानी साहब कामयाब होते हैं, अपोजिशन यकीनन कम वोटों के साथ होते हैं, ऐसी अपोजिशन होती है। इनके पास अक्सरियत होती है, वो हुकूमत में होते हैं, लेकिन इनके दोस्त जो हैं, इनके साथी जो हैं, इनके इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी तो एक तरफ, इनकी तो अपनी जमात के अंदर कोई जल नहीं है ना, इनका कोई बॉन्ड नहीं है। क्योंकि देखिए ना, बंदे बैठे हैं लेकिन वो अपनी राय दे रहे हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और हमें तवक्को है कि गिलानी साहब को वो लोग वोट देंगे। अच्छा कायरा साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज की हामी रही है और वो समझती है कि एक इफेक्टिव टूल है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो आपको लगता है सर कि ये एक टेस्ट केस है गिलानी साहब का जो इंतखाब लड़ना है, कि आप अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इन हाउस चेंज की तरफ जो है सीरियसली गौर किया जाएगा? क्या हुआ यार, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट से ये नेशनल जो सेनेट की सीट जीत जाते हैं तो दिस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, सिंपल, देयर इज नो कॉन्फिडेंस। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है सर कि गिलानी साहब ये सीट निकालेंगे और लॉबिंग बगैर अदम एतमाद होगा ना? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सीरियस डेंट, मेजर डेंट होगा हुकूमती हलकों में, लेकिन इसके लिए डेंट नहीं होगा, खुदाफिज होगा। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस हवाले से कितनी तैयार है और क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं एमक्यूएम है, फिर जीडीए है जो विफाक में बैठे हुए इत्तेहादी हैं, क्या लॉबिंग चल रही है, उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी बैकडोर? देखिए ना, सारी चीजें जो आप कह रहे हैं और उससे ज्यादा भी जो कुछ आप कह रहे हैं वो और इससे ज्यादा भी हमारी नजर में है। हमें भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स का पता है, उसके अंदाजे हैं, लेकिन कुछ तो है ना। अगर हमने भी गिलानी साहब को लॉन्च किया तो हमें तो कोई उम्मीद तो है। तो कायरा साहब, इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और शायद इसी पर्दादारी की वजह से हुकूमत ये चाहती है कि सीक्रेट बैलेट ना रखे, इसको ओपन कर दें क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट को तो छोड़े ना, वो तो इनके बारे में तो यही शेयर हो सकता है ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। वो फिर वो कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कायरा साहब, वो कहते हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो होगा किसी दीवार के साए में पड़ा वीर, वो कोई और होगा भाई। तो कायरा साहब, ये आज देखिए ना, आज भी सदारती रेफरेंस पर समात हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है और अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में भी बॉल फेंका गया है कि वो प्रोसीजर ले डाउन करे कि किस तरह से जो है इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि वीडियोस तो सबने देखी है ना कायरा साहब। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ये नहीं है कि लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने वजारतें ली हैं, लोगों ने ओहदे लिए हैं, लोगों ने और बहुत सारे काम लिए हैं, वो सारे के सारे मॉनेटरी बेनिफिट के जिम्मे में आते हैं। ये सारा कुछ रुकना चाहिए। सियासत के अंदर जितना गंद है ये सारा खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद पे आप आइन को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, भले वो सारी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस बैठ के कहें और उनका बड़ा गुस्सा हो, उनका बड़ा जज्बा हो, इवन देन उनका कहना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो आइन से बालातर नहीं है, वो आइन के मुनाफी कोई बात नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगाएगी पीडीएम और पीडीएम के लिए जो है वो सर्वाइवल की जंग भी है, उनको लगाना चाहिए यार, हम और मनूवर भी करेंगे, पूरा जोर लगाएं, मनूवरिंग भी होगी सर फिर इस इंतखाब के अंदर पर्टिकुलरली जाहिर हर तरीके से कैपिटलाइज तो करेंगे। फिर आपको कहा कि आपको शायद कम पता हो, मुझे तो उसका ज्यादा अंदाजा होगा ना, मेरे साथ तो ये सारी जिंदगी होता रहा। ठीक है, और वो होता हुआ आप देख भी रहे हैं, ऐसा भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ होता देख रहे हैं, जो कुछ होता देखते रहे हैं, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट कायरा साहब, मुझे बताइए कि आपने चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार भी गिलानी साहब की सूरत में उतार दिया मैदान में। देखिए, अभी देखो वो पिंड पहले तो चक्के पहला ये गल मुनासिब नहीं है, पहले ये पहला मरहला तय हो, इसमें अक्सरियत आ जाएगी तो इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अब एक तासुर ये कि वजीर आजम ने फैसल वाडा को एनआरओ दे दिया है। बहरहाल ये तो एक सवाल है, ये सवाल तो अपनी जगह पर है, ये हल तलब है मुअम्मा, लेकिन एक और बड़ा एनआरओ कप्तान के एक और खिलाड़ी को मिला है। ये एनआरओ किसको मिला है, इस आम मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
सेनेट इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें हो रही हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून का पासपोर्ट 1.5 घंटे बाद मनसूख हो जाएगा। हुकूमत पासपोर्ट की तजदीद नहीं कराना चाहती क्योंकि वजीर आजम का एक मजबूत मौक़िफ़ है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम की नजर में एनआरओ क्या है? क्या करप्ट अशराफिया को सजा से बचाना एनआरओ है या अपने दोस्तों को क्लीन चिट देना एनआरओ के मुतरादिफ है? ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, मगर हुकूमती मेंबरान और वजीर आजम के करीबी रफका के लिए आम माफी है। अद्वियात स्कैंडल, आटा चीनी स्कैंडल, आईपीपी स्कीम की बात की जाए तो वजीर आजम के करीबी दोस्त एनआरओ की सहूलत से पूरा फायदा समेटते रहे हैं। वजीर आजम के एक करीबी साथी जुल्करनैन अली खान को भी एनआरओ दिया गया है। या यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के साबिक चेयरमैन जुल्करनैन अली खान, जिन्हें 18 जनवरी को करप्शन के इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर ओहदे से हटाया गया। हमने अपने प्रोग्राम में जब उनकी करप्शन, मफादात के टकराव और कौमी खजाने पर नकब लगाने की खबर दी तो होना तो यह चाहिए था कि वजीर आजम और मुतल्लिका इदारे चेयरमैन के खिलाफ तहकीकात करते, उल्टा हमें ही नोटिस भेज दिया गया। जुल्करनैन अली खान को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का खसारा दूर करने के लिए लाया गया था, मगर वो कौमी खजाने को ही चूना लगाकर चले गए। जुल्करनैन अली खान के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में माशी और इंतजामी जराइम का इर्तकाब किया गया। उन्होंने एशिया की खरीदारी के मुरव्वजा उसूलों को नजरअंदाज किया, अपने माशी मफादात को छुपाया, ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, मुलाजमीन के साथ बदकलामी का इर्तकाब किया, पेपरा कवानीन की धज्जियां उड़ाई। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जुल्करनैन अली खान मुबैना तौर पर बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत ने तहकीकात और सजा की बजाय उन्हें ओहदे से हटाने पर ही इक्तफा किया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या चेयरमैन के मुल्क की तारीख के बड़े इंतजामी और माशी जराइम की सजा यही है? क्या उनको बरतरफ असल जराइम से पर्दापोशी के लिए किया गया है? क्या उनके खिलाफ जराइम की फौरी तहकीकात नहीं करनी चाहिए? जुल्करनैन अली खान ने जिन इल्जामात का एतराफ किया उनका तस्करा करते हैं। उन पर पहला इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत की, यूटिलिटी स्टोर्स के दफ्तर के अंदर अलग से एक दफ्तर कायम किया, एमडी कॉर्पोरेशन को भी चैलेंज किया। यही नहीं बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की कई गाड़ियां भी उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की। उन पर दूसरा इल्जाम यूटिलिटी स्टोर्स के लिए कंप्यूटर्स की खरीदारी में करप्शन का है। जुल्करनैन अली खान ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के कैश काउंटर के लिए कंप्यूटर खरीदे और उनमें करप्शन की। इस करप्शन का तरीकाकार देखकर जो बॉलीवुड मूवीज हैं उनका ख्याल ज़हन में आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही सीन्स दिखाई देते हैं। जुल्करनैन अली खान की जो कंपनी जुल्टैक है उसे आईटी से मुतल्लिका चीजें और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम लेते हैं। उन्होंने इस खरीदारी के लिए भी अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाया। ये बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव है। जुल्करनैन अली खान चूंकि अपनी कंपनी के साथ बराह रास्त मुआहिदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो आईबीएम है उसको मुआहिदे में शामिल किया। इसके लिए जॉइंट वेंचर किया गया। चूंकि आईबीएम और जुल्टैक आईटी में शराकतदार हैं, हुमायूं अख्तर नामी फर्द ने खुद को पाकिस्तान में आईबीएम का कंट्री मैनेजर जाहिर किया है। यूटिलिटी स्टोर्स ने कंप्यूटर खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया। हैरानकुन तौर पर आईबीएम का टेंडर मंजूर हो गया, यानी सबसे पहला फायदा टेंडर के जरिए पहुंचाया गया। मखसूस कंपनी के लिए मखसूस टेंडर जारी किया गया और वही कंपनी इस मयार पर पूरा उतरी, यानी खास कंपनी के लिए टेंडर जारी हुआ था। हमने खजूरों के मामले पर भी इसी अंदाज जारी करने पर सवाल उठाया था, तो उन्होंने दावा किया था कि उनका टेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर हमने जुल्करनैन अली खान को टेलीफोन लाइन पर लिया था, उनसे सवाल किया था, वो क्या जवाब दे रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इस लेवल तक मैं नहीं देखता कि किसने इन्होंने टेंडर किया, क्योंकि एक टीम काम करती है। मैं कुछ स्टेटमेंट ऐसे दूं जो कि सही ना हो, बीइंग ए चेयरमैन मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है कि ये जो है, क्योंकि खजूरों की ऑलरेडी जो सप्लाईज है ऑलरेडी आ चुकी है, इस वक्त स्टोरों में मौजूद है। अब आईबीएम को टेंडर मिलने के बाद कंपनी ने जापानी कंपनी डीजी के साथ मुआहिदा किया। जुल्टैक के मुलाजिम मसूद को डीजी का पाकिस्तान में नुमाइंदा बनाया गया। अब डीजी और जुल्टैक मामला चला रहे थे, जबकि आईबीएम का किरदार महज अहकामात वसूली का था। उसे जो हुक्म जुल्टैक से मिलता, आईबीएम को वो तस्लीम करना पड़ता। इसी दौरान दो अफराद जुल्टैक और डीजी में बैक वक्त काम कर रहे थे। अहमद मसूद जुल्टैक पाकिस्तान का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, जबकि वो खुद को जापानी कंपनी डीजी का कंट्री मैनेजर जाहिर करता रहा। इसी तरह आगा आमिर, जो कि सऊदी अरब में जुल्टैक आईटी का जनरल मैनेजर था, वो भी डीजी में मुलाजमत करता रहा। यही नहीं बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन भी जुल्टैक के मुलाजमीन ने की और उन्हें मुतअद्दिद बार वहां देखा गया। करप्शन की कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है, बल्कि जुल्करनैन अली खान ने एक नई कंपनी भी शुरू की जिसे डीजी पाकिस्तान का नाम दिया गया। यहां हर फर्द समझता रहा कि यह जापानी कंपनी है, लेकिन हकीकत में डीजी पाकिस्तान के बोर्ड मेंबर्स का जायजा लेते हैं। इसके बोर्ड मेंबर्स में जफर अली खान शामिल हैं, जो कि जुल्करनैन अली खान के सगे भाई हैं।
अनस खान जुल्टेक कराची ब्रांच के मेंबर हैं। इसी तरह डीजी पाकिस्तान के बोर्ड के तीसरे मेंबर अदनान मलिक हैं, जो कि जुल्करनैन अली खान की कनेडियन रिश्तेदार बताए जाते हैं। कनाडा में उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उन रिश्तेदारों में से एक ये भी हैं। जुल्करनैन अली खान पर तीसरा इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज करते हुए रिश्तेदारों, अजीज व अकारिब और खानदान के अफराद को नवाजा है। जुल्करनैन अली खान ने अपने मामलात बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जुल्टेक कंपनी के एमडी अदनान मलिक को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का बोर्ड मेंबर बनाया। उन्होंने प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। इसी तरह अपने कजन अब्दुल माजिद को भी बोर्ड मेंबर बनाया। अब मामला यहां भी खत्म नहीं होता है। जुल्करनैन अली खान ने उन्होंने चेयरमैन बनते वक्त अपनी कंपनी को छुपाया था, जाली कंपनियां बनाई थी। हमने इसी हवाले से जब अपने प्रोग्राम किया था तो उन्होंने पहले इनकार किया, बाद में तस्लीम भी कर लिया था। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता है। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं, मेरे शेयर नहीं है। जुल्टेक ग्रुप सर, उसमें भी आपके शेयर्स हैं? जुल्टेक का मालिक हूँ मैं खुद। बिल्कुल सर। वहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ सेल्स भी है, कोई पैकेजिंग भी होती है वहाँ पे? और भाई मेरे पाकिस्तान की जितनी भी रिटेल मार्केट है ना, मेट्रो, ये वो सारे हमारे कस्टमर हैं। अगले सवाल का मैं जवाब दे दूं, मैं यूटिलिटी स्टोर को भी, मेरी कंपनी कोई बिजनेस नहीं करती। फायर पे फायर किए जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि गलत बात है तो आप तरदीद मेरी कर दें। बात सुने, अगर मेरी कंपनी मिसाल अगर है कि आपको टेंडर दिया गया, आपके लिए किया गया, तो बात खत्म हो जाती है। आप सर आप इसको इन्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच। उस वक्त भी आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जुल्करनैन अली खान पर पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी, कंपनियों के साथ बराह रास्त डीलिंग समेत अशिया की खरीदारी में बड़ा हाथ मारने का इल्जाम भी है। जुल्करनैन अली खान कमाल होशियारी के साथ जुल्टेक कंपनी के एमडी अदनान मलिक को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का बोर्ड मेंबर बनाते हैं। उन्हें प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करते हैं। यानी उन्हीं अशिया की खरीदारी में भी माल बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके लिए एक जाली कंपनी सातीन फूड्स बनाई गई। इस जाली कंपनी का फ्रॉड डिजिटलाइजेशन फ्रॉड से कई गुना बड़ा था। सातीन फूड्स यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को सामान फराहम करती, जबकि कई अफराद और कंपनियों के साथ मुआहदे भी इसी कंपनी में किए गए हैं। इस कंपनी के ओहदेदार भी वही लोग थे जो कि डिजिटेक पाकिस्तान के थे, यानी उनके भाई, मुलाजिम और कनेडियन रिश्तेदार। सातीन फूड्स में वकास अहमद नामी शख्स काम कर रहा था, जो कि जुल्टेक लाहौर का सर्विस मैनेजर भी है। इसी तरह अनस खान जुल्टेक कराची और सातीन फूड्स का बैक वक्त मुलाजिम रहा है। उसाबा नामी शख्स भी दोनों कंपनीज को बैक वक्त उसमें सर्व करता रहा। सातीन फूड्स को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के प्राइवेट पार्टनर का दर्जा दिया गया, यानी जुल्करनैन अली खान की कंपनी की चीजें पाकिस्तान में फरोख्त होने लगी। लेकिन मौसूफ हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि पाकिस्तान में उनकी अशिया जो है खरीदने वाला कोई नहीं है। उनकी अशिया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उनकी मार्केट पाकिस्तान नहीं है। वो क्या कहते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मेरी कंपनी उस यूटिलिटी स्टोर में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। पहले बेचता था जब मैं चेयरमैन नहीं था। मेरी कंपनी की खजूरें ये खरीद ही नहीं सकता यूटिलिटी स्टोर। अब यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि जुल्करनैन अली खान की दोनों कंपनीज डीजी पाकिस्तान और सातीन फूड्स का ताल्लुक यूटिलिटी स्टोर से उनके चेयरमैन बनने के बाद बना है। दोनों कंपनियों की तख्लीक भी इसी असना में हुई है। अब यही नहीं बल्कि उन्होंने बैनुल अक़वामी कंपनी एफको को भी खूब नवाजा है। एफको ने यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मरासिम बढ़ाने के लिए जुल्करनैन अली खान की कंपनी की जमीन का मार्केट वैल्यू से ज्यादा किराया दिया ताकि चेयरमैन से ताल्लुकात बढ़ाए जा सके। लेकिन जुल्करनैन अली खान के खिलाफ तहकीकात के आगाज के साथ ही एफको ने लाहौर से अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया है। न सिर्फ कंपनी बल्कि आजाद ठेकेदार भी नवाजिशात से महफूज नहीं रह सके। गुलशेर नामी शख्स जो कि यूटिलिटी स्टोर्स को हैसियत में आटा सप्लाई कर रहा था, नवाजिशात की एक मिसाल है। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया तो वो बुरा मान गए थे। तो मेरी बात सुनो। हेलो भाई मिस्टर मीडिया। जुल्करनैन साहब, मेरा नाम रेहान तारिक है, चैनल 24 प्रोग्राम 10 तक को होस्ट कर रहा हूं। आप मुझे मुखातिब कर सकते हैं। जुल्करनैन अली खान ने किकबैक्स ली, कमीशन खाया, दोस्तों और रिश्तेदारों को नवाजा, लेकिन हुआ क्या? उन्हें एनआरओ मिला, वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। उन्हें बार बार तलब किया गया मगर बीमारी का उज़र तलाश किया गया। ज़राए के मुताबिक इसी सारे अरसे के दौरान जुल्करनैन अली खान ने नवातुल मदीना और जुल्टेक के दफातर में वो आना जाना भी रहा, मगर पाकिस्तानी हुक्काम के लिए उन्होंने महज एक तस्वीर जारी की है। ऐसी तस्वीर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भी जारी की जा चुकी है। नवाज शरीफ की तस्वीर पर तनकीद की, लेकिन अपने दोस्तों के जराइम से चशमपोशी ने तो उन्हें एनआरओ का मफहूम भी बदल दिया है। अब एनआरओ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन वो तस्वीर जब वहाँ से जारी हो रही हैं तो तासर मिलता है कि शायद वज़ीर आज़म अपने करीबी दोस्तों को भी एनआरओ दे रहे हैं। या एक ब्रेक लेंगे। सुकड़ती मईशत को आईएमएफ का सहारा मिल गया और 10 माह से तातुल का शिकार रहने के बाद आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के साथ माशी प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान कर दिया है।
आईएमएफ की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ एक पैकेज पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए जिसमें रिफॉर्म प्रोग्राम पर इत्तफाक किया गया है। पैकेज का मकसद पाकिस्तानी मईशत में तवाज़ुन पैदा करना है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज जारी करने की मंजूरी हुई है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यह मंजूरी देनी है बिलाखिर, जिसके बाद पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए जाएंगे। एलामी में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के दीगर अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत नेप्रा की खुदमुख्तारी के लिए कवानीन तब्दील कर रही है, जबकि हुकूमत स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के लिए भी कानून साजी कर रही है। आईएमएफ के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि कोरोना वायरस के अखराजात के ऑडिट की भी कोशिश की जा रही है। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आईएमएफ के साथ सेकंड ट्रांच जो है वो पेंडिंग थी और अब बताया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है और उसकी बुनियादी वजूहात ये बताई जा रही है कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रेमिटेंसेज हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन और माइल्ड एक्सपोर्ट रिकवरी जो है वो बताई जा रही है। तो आपके ख्याल में क्या यही वजूहात हैं और यही बेहतर इंडिकेशंस है जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, या कुछ और शराइत भी हैं जो पूरी की गई हैं? देखिए, जहाँ तक आईएमएफ का अपना प्रेस रिलीज का ताल्लुक है, वो जिक्र कर रहे हैं नेप्रा का, ओगरा का, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को आपने किस तरह 3 हिस्सों में, 3 एरियाज में बांटना है। नेप्रा को आपने किस तरह स्ट्रेंथन करना है ताकि बिजली का शोबा जो है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, जो सर्कुलर डेट संभालने नहीं पा रहा, उसका क्या करना है। और ओगरा का जो गैस के सेक्टर में अनअकाउंटेड फॉर गैस है, जो खसारे हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो फोकस इन चीज़ों पे मुझे नजर आ रहा है। या डॉक्टर साहब, लेकिन साथ ही साथ स्टेट बैंक के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लेम्स तो किए गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सेक्टर्स के अंदर वो करेक्टिव रिफॉर्म्स हुई जिसके बाद आईएमएफ ने ये फैसला किया, या फिर अभी आईएमएफ की तरफ से जो फैसला है मशरूत है इन तमाम तर सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स के साथ? इस वक्त हम हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमारे सारे माशी इशारे जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। अगर वो पॉजिटिव हो गए होते तो फिर हमें आईएमएफ की ज़रूरत ना पड़ती। 70-75 साल की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि आईएमएफ उन मुल्कों की मदद को आता है जिनमें फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टेट हो जाती है। अगर वाकई में हुकूमत ये समझती है जो कि अवाम को वो बता रही है कि हमारे तकरीबन सारे माशी इशारे जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हमें कतन आईएमएफ की जरूरत ना पड़ती। तो ये एक तजाद है हुकूमत के कॉल और हुकूमत के फेल में, यानी कि वो जा रही है आईएमएफ के साथ मुआहदा करने, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, लेकिन अवाम को ये बता रही है कि जी हमारी जो मईशत की सिमत है वो पॉजिटिव हो चुकी है। वो यकीनी तौर पे पॉजिटिव नहीं हुई। आईएमएफ के अगर आप अपने अदाद शुमार देख लें तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कोई 1.4-1.5 से ऊपर नहीं जाएगी। जो आइडियली अगर हम चाहते हैं कि 10 या 11 लाख इजाफी नौकरियां जो हमें क्रिएट करनी है, जो इजाफी पाकिस्तानी 10-11 लाख के करीब वो लेबर फोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमें तकरीबन ग्रोथ चाहिए 6 या 7% की। तो एक तो इससे ये तय पाया कि अगर हुकूमत ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है तो हुकूमत अंदरूनी तौर पे ये जानती है कि उसके माशी इशारे जो हैं वो मस्बत नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। हमें आईएमएफ की एक सख्त जरूरत पड़ेगी। आईएमएफ की बहुत सारी शराइत जो हैं वो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी शराइत हैं। हम उनको पूरा नहीं कर पाते। जैसे नेप्रा के हवाले से, बिजली सेक्टर के हवाले से हमें ये कहती है कि आप अपना खसारा कम करें, यानी कि आप जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस कॉस्ट पे उसको बेच रहे हैं सार्फिन के पास, उनके दरमियान का गैप जो है, जो खसारा है, उसको खत्म करें। अब हमसे चोरी रुक नहीं पाती, हमसे रिकवरी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही हमारी हुकूमत से, तो फिर उनके पास एक हरबा रह जाता है कि जी टैरिफ बढ़ा दे। आईएमएफ डायरेक्टली कभी भी किसी भी मुल्क को ये नहीं कहती कि आप अपने बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ा दें। वो ये कहते हैं कि आप अपना खसारा खत्म करें। इसी तरह ओगरा के हवाले से, गैस सेक्टर के हवाले से, उसमें जो सर्कुलर डेट एक नया इकट्ठा हो रहा है उसको भी आईएमएफ ये कहती है कि वो खसारा जो है वो आप खत्म कर दें। स्टेट ओन एंटरप्राइज के हवाले से ये ज़रूरी है कि हमने किसी डायरेक्शन में तो उनको लेके जाना है। जो नुकसानात हैं पिछले माली साल में अगर सिर्फ देखे जाएं तो जो 195 के करीब स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, वो तकरीबन 1800 अरब का बोझ बन जाते हैं।
वो सब्सिडीज भी लेते हैं, वो ग्रांट्स भी लेते हैं, वो हुकूमत के नाम पे बैंकों से कर्जे भी लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, टैरिफ्स बढ़ाकर या सब्सिडीज को मिनिमाइज करके आवाम को कड़वा घूंट पिलाया जाता है, लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं, आईएमएफ अगर बात करता है इदारा जाती इस्लाहात की तो इसका फायदा यकीनन पाकिस्तान को है। अगर आईएमएफ बात करता है कुछ रिफॉर्म्स की तो फिस्कल डिसिप्लिन भी उसके साथ इकोनॉमी के अंदर आता है। अब जब आईएमएफ जैसे प्रेडिक्ट कर रहा है कि -0.4 से हमारी ग्रोथ 1.5% पे चली जाएगी, तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब, और साथ ही साथ जो $50 करोड़ की एक किस्त रिलीज होने जा रही है, इसकी कितनी जरूरत थी पाकिस्तान की को, और क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ये पैसे? देखिए, $500 मिलियन इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस का जो मामला है कि तकरीबन $2 बिलियन के बॉन्ड्स हम सुकूक की शक्ल में पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।